नीड एंड गोल वाज कंप्लीटेड? Yes, ma'am. ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ नीड्स एंड गोल में हम लोगों ने क्या समझा था कि नीड्स और गोल एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, राइट? लेकिन कई बार जो है हमें नीड जो हमें क्या चीज का है वो हमें पता नहीं होता है, बट वी आर डिसाइडेड टुवर्ड द गोल, लेकिन गोल हम डिसाइड करके बैठते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में मैंने तुम लोग को क्लब सोसाइटी वाला एग्जाम्पल दिया था, याद होगा कि जहां पर एक पर्सन है जिसको बेसिकली क्लब में जाना है, क्या आपके मान लीजिए कोई भी क्लब हो गया, कोई ड्रामा सोसाइटी कुछ भी हो गया, उसमें जाना है, क्यों जाना है? फॉर मेकिंग द फ्रेंड्स। तो ये क्या है एक तरीके से, शांत हो जाओ क्लास में, दिस इज बेसिकली अ सोशल नीड, सोशल नीड है, लेकिन उसे पता नहीं लग रहा है कि ये सोशल नीड उसे इसकी रिक्वायरमेंट है उसे, राइट? So he is not able to identify the need, but basically he knows that what is his goal, right? इंडिविजुअल कई बार अपने फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं एज कंपैरिजन टू द साइकोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड ऐसा नीड होता है जो सर्वाइवल के लिए जरूरत है। अब भूख लग रहा है तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट। इग्नोर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई एग्जामिनेशन पास करना है, कोई अच्छी जगह जॉब लेना है, इसका नीड जो है दैट इज अ साइकोलॉजिकल समहाउ, कि जहां पर आपको क्लास में फर्स्ट होना है, इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल है, बट इन द फिजियोलॉजिकल नीड सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल, राइट? चलिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, राइट? अब ये था क्या, जो आपका मोटिवेशन हो सकता है दैट कैन बी टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दैट कैन बी टुवर्ड द नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? कब आएगा? So motivation जो है that can be the positive and that can be negative, right? अब जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, जहां पर आप किसी चीज से दूर जाते हैं, तो वो क्या होता है? नेगेटिव मोटिवेशन। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दैट ऑब्जेक्ट देन दैट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अ पर्सन मे बी इम्पेल्ड ऑनवर्ड अ रेस्टोरेंट टू फुलफिल अ हंगर नीड। तो हंगर नीड के लिए उसको इंपेल किया जा रहा है कि तुम रेस्टोरेंट में जाओ, तो दिस इज अ पॉजिटिव नीड, राइट? एंड अवे फ्रॉम द मोटरसाइकिल व्हेन यू डोंट हैव अ हेलमेट, दैट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। आई बात समझ में? यहां पर क्लियर हो गया कि हंगर नीड था तो हम बेसिकली इंपेल किए गए कि रेस्टोरेंट जाओ, तो दिस इज अ पॉजिटिव मोटिवेशन। व्हेन यू आर बेसिकली फोर्सिंग नॉट टू डू दैट, then that is a negative motivation because the consequences that can be harmful for your life, right? कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो पॉजिटिव ड्राइव होता है दैट नीड, वांट और डिजायर, एंड जो निगेटिव होता है वो फियर और अवर्जन होता है, यानी किसी डर की वजह से हम निगेटिव मोटिवेशन की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल में जैसे बाइक में अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो डर है कि भाई अगर कभी भी एक्सीडेंट हुआ तो इससे चोट लग सकती है ज्यादा, राइट? एक्सीडेंट जो होगा दैट विल बी वेरी, बोल सकते हैं ना, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन या वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर फियर है, that's why we are avoiding to take that action, so this is a negative motivation, ठीक है? और पॉजिटिव क्या होता है? जहां पर बेसिकली किसी प्रोडक्ट को खरीदना, परचेज करना फॉर बेसिकली फुलफिलिंग द नीड। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वन इज गोल्स जो होते हैं दैट कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। गोल्स भी आपके पॉजिटिव हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं। जो पॉजिटिव गोल है इज वन टुवर्ड विच बिहेवियर इज डायरेक्टेड, यानी कि पॉजिटिव गोल ऐसा गोल है जिसकी तरफ आपका जो बेसिकली बिहेवियर है उसको डायरेक्शन मिलेगा। बट इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अप्रोच ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रोच ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर बिहेवियर में चेंज कैसे आया, मैंने आप लोग एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी दिया था कि अगर किसी को मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उसके लिए उसको वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए अपने बहुत सारी हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। सही बात है? सो यहाँ पर आपका चेंज किसमें आएगा? बिहेवियर में बदलाव आएगा और चेंज आएगा। सही बात है? ठीक है, तो ये अप्रोच ऑब्जेक्ट हुआ कि किसी चीज को पाने के लिए व्हेन द बिहेवियर इज चेंजिंग बिकॉज योर गोल इज लाइक दैट। गोल आपका ऐसा है कि उसके लिए आपको बिहेवियर में चेंज लाना ही लाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए किसी को इंटरव्यू क्लियर करना है तो अपने नॉर्मल बिहेवियर को चेंज थोड़ा बहुत करने की जरूरत है या नहीं?
फॉर्मल, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा स्किल्ड बनेंगे, राइट। सो ये आपका हो गया कि जो पॉजिटिव गोल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रोच ऑब्जेक्ट भी, मतलब ये रेफर करेगा आपका अप्रोच ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ आप मूव ऑन करेंगे, आपका बिहेवियर चेंज होगा। नेगेटिव गोल ये है कि जहां पर सेम भैया अवॉइडेंस ऑब्जेक्ट कहेंगे, जहां पर चीजों को आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। जैसे इंटरव्यू देना है तो वहां पर बिल्कुल भी हिंदी वर्ड्स यूज नहीं करना, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। वहां हिंदी वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आपका वहां पर भी गोल ही है, लेकिन उस गोल को पाने के लिए ये चीज नहीं करना है, दैट इज टू अवॉइड करना है। तो वो आपका निगेटिव गोल। पॉजिटिव गोल जिसको पाने के लिए यू आर बेसिकली डायरेक्टिंग टुवर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर, लाइक आई हैव टू वियर फॉर्मल क्लोथ्स, आई हैव टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल, सो दैट इज अ पॉजिटिव गोल। समझ में आया? क्लियर? ओके। चलिए, अब मैंने यहां बताया था कि अब देखो एग्जाम्पल है, दो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है कि आपकी एक मिडिल एजेड विमेन है, अब वो क्या चाहती है, फिटनेस चाहती है। क्या चाहती है? शी वांट फिटनेस, और फिटनेस के लिए शी इज बेसिकली ज्वाइनिंग द जिम, राइट। So here her goal is positive. Why her goal is positive? Because उसको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हेल्थ कॉन्शियसनेस है कि मुझे फिट रहना है, हेल्दी रहना है। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई बीमारी है तो ही फिर फिट रहने के लिए सोचेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही फिट रहना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव गोल, बिकॉज यू वांट टू फिट, ठीक है। सेकंड, उसका हस्बैंड है, सेम मिडिल एज है, लेकिन बिकॉज ही इज वेरी फैटी, बहुत ही मोटा है, इसी वजह से ही वांट टू ज्वाइन द जिम। अब यहाँ पर क्या है कि मोटापे को कम करने के लिए, फैटनेस को कम करने के लिए यू आर ज्वाइनिंग द जिम। सो दिस इज बेसिकली अवॉइडिंग, किस चीज को अवॉइड करें हम लोग? मोटापे को, ठीक है। सो इसके लिए आप जिम ज्वाइन करें, तो दिस इज अ निगेटिव गोल। जहां पर किसी चीज को खत्म करने के लिए यू आर टेकिंग द स्टेप, और जहां पर किसी चीज को बरकरार करने के लिए, सेम एज इट इज रहने के लिए, व्हेन यू आर बेसिकली टेकिंग द ये फैसिलिटी ऑफ जिम। क्लियर हो गया? समझ में आया? क्लियर हो गया? ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन इज क्लियर? ओके, next one is rational versus emotional motives. So I guess this point is already, I already elaborated it in the class. Emotional, rational और patronage कराया था ना? Yes. चलिए ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। कुछ कंज्यूमर बिहेवियरिस्ट ने बताया है कि रेशनल मोटिव और इमोशनल मोटिव क्या होता है। अगर हम इकोनॉमिक सेंस में समझे तो रेशनल कंज्यूमर्स वैसे कंज्यूमर्स होते हैं जो हर अल्टरनेटिव्स को बहुत ध्यान से कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसकी यूटिलिटी को समझते हैं, जैसे उसके साइज को, वेट को, प्राइस को। जैसे एग्जांपल में, इफ यू आर परचेजिंग द सोफा, सो यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट व्हाट इज द, मतलब आप यहाँ पर क्या क्या चीजों के बारे में सोचोगे कि भाई कंफर्ट कैसा है, ड्यूरेबिलिटी है या नहीं, इकोनॉमिकल प्राइस कैसा है, बजट कैसा है, साइज ऑफ द सोफा, एवरीथिंग मैटर्स, राइट। सो जो रेशनल कंज्यूमर्स होते हैं वो यूटिलिटी पे और बेनिफिट पे ज्यादा फोकस करते हैं। यूटिलिटी और बेनिफिट का मतलब जिस चीज का यूटिलाइजेशन नजर नहीं आएगा वो प्रोडक्ट को खरीदना वो जरूरी नहीं समझते हैं। यहां तक समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर? अगर हम बात करें नेक्स्ट आपकी जो गोल है, दैट इज द इमोशनल मोटिव। तो इमोशनल मोटिव में आपका जो सिचुएशन होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट। कैसे डिफरेंट हो जाएगा? यहां पर यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द प्राइड, फियर, अफेक्शन, स्टेटस। सो समहाउ इट इज रिलेटेड विद द, एक अगर बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो रेशनल का मतलब होता है द पर्सन हु इज थिंकिंग फ्रॉम ब्रेन, एंड इमोशनल समथिंग रिलेटेड विद द हार्ट, ठीक है, जहां पर आप रेशनैलिटी की तरफ नहीं जा रहे हो, यूटिलिटी नहीं देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो ले लिया, कोई हाँ बिल्कुल अटैचमेंट, स्टेटस देखते हुए, या फिर जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, तो बेसिकली जिम जा रहे हैं और उसका रीजन है दैट दे आर परचेजिंग द रॉयल एनफील्ड। सही बात है। सो हियर बिकॉज ऑफ द प्राइड, बिकॉज ऑफ द स्टेटस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर बेसिकली, चलिए ओके, यहां तक सबको समझ आया? चलिए, तो इमोशनल क्या होता है, मोटिवेशन, दैट इज क्लियर। इमोशनल मोटिव क्या है? वेयर वी आर थिंकिंग अबाउट द स्टेटस, अफेक्शन। मैंने वो एग्जाम्पल एक और भी दिया था, याद होगा तुम लोग को, यूटिलिटी और रैशनैलिटी। बाहर जाना है?
यूटिलिटी के बारे में वो नहीं सोचते हैं, बेनिफिट के बारे में वो नहीं सोचते हैं, बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द अफेक्शन। सो ये होता है इमोशनल मोटिव। लाइक इफ यू वांट टू परचेज समथिंग फॉर योर मदर, तो यहाँ पर यूटिलिटी से ज्यादा आपको क्या नजर आएगा कि योर मदर, आपकी मम्मा है तो मम्मी से तो बहुत प्यार होता है बच्चों को, राइट? So you are going to purchase product for her, right? But what is the utility? She is going to use it or not, but if you like that, you are going to purchase it for her. Okay? So this is because of the affection. When you are living in a very high-fi society and even your affordability is not very high, but still you are purchasing the goods. Why? Because for the showing off, because for the showing the status, because to live in that society, because to show off in the kitty parties, right? So that is something related with the emotional motive. Clear? Okay. Next one is जो आपका यहाँ पर I guess this point is clear. ये तो मैंने खैर टॉपिक करवा दिया था आपको। हाँ, बस ये लिखा कि जो assumption है ये इमोशनल मोटिव का, और एक मिनट, क्लास में एकदम शांत रहना, एकदम शांत, समझ में आ रही है बात? ये जो assumption है, ये जो अंडरलाई कर रहा है ये पूरे इमोशनल और आपके रेशनल मोटिव में, यहाँ पर इसका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही है, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन एंड बेनिफिट। क्योंकि इमोशनल में ये सारे क्राइटेरिया खत्म हो जाते हैं और रेशनल में ये सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं। ठीक है? तो जिसको तुम लोग बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हो ना प्रैक्टिकल लोग, तो ये प्रोडक्ट्स के मामले में प्रैक्टिकल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। however it is reasonable to assume that consumer always attempt to select alternative that in their view serve to maximum satisfaction। तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा सेटिस्फैक्शन, वो जो आपका यूटिलिटी और बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये पढ़ा होगा ना आपने। तो यहाँ पर वही चीज है कि ज्यादातर कंज्यूमर जो होते हैं वो वैरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में। कुछ प्रोडक्ट के लिए वो यूटिलिटी देखते हैं और कुछ प्रोडक्ट के लिए वो यूटिलिटी से ज्यादा लुक्स वगैरह और रिक्वायरमेंट, मतलब लुक्स वगैरह देखते हैं प्रोडक्ट का, राइट? तो लुक्स वगैरह जो भी चीज है वो इमोशनल में आ जाएगी, यूटिलिटी आपके सारे रेशनल में आ जाएगी। और एक और भी चीज है कि ये जो प्रोसेस होता है गुड्स को खरीदने का, ये पर्सनल असेसमेंट या पर्सनल प्रोसेस होता है। ये कई बार आपकी खुद की एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है और अपनी नीड पर होता है और आपका जो सोशल एक्सपीरियंस है उस पे होता है। कुछ लोग जो होते हैं दे आर, उनका जो 5 सेंसेस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बस प्रोडक्ट के लुक से ही अट्रैक्ट होकर गुड्स को खरीद लेते हैं। सही बात है। और कुछ लोग बहुत एनालाइज करते हैं, 10 जगह से प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो मैंने बोला था प्रोडक्ट को प्रोडक्ट वैरी करता है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पहले प्रोडक्ट को लेकर क्या रहा है, जैसे आपने हो सकता है इमोशनल फीचर की वजह से आपने कोई सोफा लिया हो और वो ड्यूरेबल ना रहा हो, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो अब अगली बार जब आप सोफा लोगे तो जरूरी नहीं कि आप फिर इमोशनल फैक्टर पे ही जाओगे, हो सकता है आप अगेन रेशनल फैक्टर पे मूव हो जाओ। आई बात समझ में? So according to the experience, your motive is going to change, and according to product, that basically motive is going to be changed. समझ में आ गया? ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सुनिए। A product purchased to enhance self image, enhance यानी बढ़ाना, ठीक है? A product purchased to enhance the self image is perfectly rational form of consumer behavior if the consumer will feel better about herself for wearing it। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन सुनिएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट को खरीदते हो और उस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे आपके पास रीजन है, यहाँ रीजन की बात हो रही है, किस चीज की है, क्या है आपके पास? रीजन है। तो उस केस में कंज्यूमर का बिहेवियर आपका रैशनल हो सकता है। इफ द बिहेवियर डज नॉट सीम रैशनल, अगर आपको बिहेवियर रैशनल नहीं नजर आ रहा है टू द पर्सन एट द टाइम it is undertaken, obviously he or she would not do it। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आपके पास एक वैलिड रीजन है, जैसे मान लीजिए कि आई एम डूइंग जॉब, ठीक है, इन अ कॉर्पोरेट, सो आई एम परचेजिंग, मान लीजिए मैं कुछ भी खरीद रही हूँ, कोई कपड़े खरीद रही हूँ फॉर्मल, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनल बता दिया था, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन मैं वो इसीलिए खरीद रही हूँ क्योंकि वो मेरे ऑक्यूपेशन की सुटेबिलिटी है, फॉर्मल क्लोथ्स को खरीदना। क्या समझ में आया? तो यहाँ पर मेरा एक सेल्फ इमेज है ना, मुझे खुद में कैसा लगना है, मुझे ऑफिस में कैसे जाना है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में आप रैशनल हो जाएंगे।
लेकिन जब आप गए अचानक से आपने कोई भी कपड़ा खरीद लिया, कोई सेल्फ इमेज और ये उसका रीजन और वो कुछ मतलब नहीं था खरीदने का, लेकिन अच्छा लगा तो खरीद लिया, दैट विल बी इमोशनल. So when you are purchasing the product and there is a reason behind purchasing that and that reason is valid, then that is rational. ठीक है. अब उसमें वो सेल्फ इमेज भी आ सकता है. इमोशनल में लिखा था ना, जैसे इमोशनल में आपका स्टेटस, प्राइड, अफेक्शन आ सकता है, लेकिन उसका एक बहुत एक्सट्रीम वैलिड रीजन है, तो दैट इज रेशनल. लाइक इफ अगर किसी के घर में फैमिली में मदर जो है वो कपड़े धो धो के परेशान है एंड नाउ यू आर परचेजिंग द वॉशिंग मशीन, देन दैट इज रेशनैलिटी because of the utilization you are purchasing it, है ना. There are both things but you are basically purchasing because of the utility of the washing machine. समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि ऊपर से गया? हाँ, दोनों चीजें हैं. मैंने क्या बोला कि इमोशनल हो सकता है, लेकिन इमोशनल में ज्यादातर यूटिलिटी पे हम फोकस नहीं करते हैं, याद रखिएगा बस. अगर वैलिड रीजन है, जैसे मान लीजिए मैं कॉर्पोरेट में हूँ, अब तुम बैंक्स का एग्जांपल ले लो, मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स में फॉर्मल ही अलाउड होता है पहनना, तब तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है ना, फिर तो तुम फॉर्मल क्लोथ्स खरीद रहे हो, और फॉर्मल खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली वो रेशनैलिटी में आ गया, क्योंकि उसकी यूटिलिटी हाई है तुम्हारी. तुम ऑफिस जाओगे कैसे जाओगे? वन इज द डायनेमिक नेचर ऑफ मोटिवेशन. डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहे, जो सेम ना रहे. ठीक है. फ्लेक्सिबल, हाँ बोल सकते हैं. बिजनेस डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब जो बदलता रहे, चेंज होता रहे. सो मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है. जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी एक ही मोटिवेशन हो या एक ही चीज के लिए गोल हो और एक ही मोटिवेशन हो, जरूरी नहीं है. सो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. तो तुम लोगों ने एक वो पढ़ा होगा, एक कोट पढ़ा होगा कि changing is the only permanent thing which is happening, right? तो यहाँ पर वही लाइन याद आ गया मुझे कि constantly change होता रहता है आपका motivation in reaction to the life experiences. ठीक है. अब मान लीजिए बहुत मेहनत की और मैंने बैंक का एग्जाम क्लियर कर दिया. ठीक है. तो मेरा पहला गोल तो फुलफिल हो गया, बैंक का एग्जाम क्लियर हो गया, मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया, पीओ बन गई मैं. अब आई एम नॉट हैप्पी विद द वर्क. सही बात है. 1 साल 2 साल काम किया, अब मैं क्या हो गया, काम अब नहीं अच्छा लग रहा है. अब मेरा जो एक्सपीरियंस भी है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे एम्प्लॉइज नहीं लग रहे, ऐसा है मान लीजिए एग्जाम्पल. तो अब मेरा मोटिवेशन कहीं और मूव करेगा. अब मेरा मन क्या करेगा कि अब चलो अपना कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं. तो लाइफ एक्सपीरियंस मेरा जैसा रहेगा, मेरा मोटिवेशन वैसा ही बनता चला जाएगा. ठीक है. समझ में आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो हमेशा चेंज होता रहता है, और मोटिवेशन चेंज होने का रीजन लाइफ एक्सपीरियंस है, नीड है और रिक्वायरमेंट है. ठीक है. नीड एंड गोल्स आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू एन द इंडिविजुअल फिजिक्स, कंडीशन, एनवायरमेंट, इंट्रैक्शन विद अदर एंड एक्सपीरियंसेस. और नीड और गोल भी जो है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, ग्रो होता रहता है. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पर्सन का जो कंडीशन है उस बेसिस पर, एनवायरनमेंट के बेसिस पर, एक इंट्रैक्शन विद द अदर पीपल के बेसिस पर, और पर्सनल या फिर एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंस जो होता है वो पर्सनल होता है, हमेशा याद रखिएगा. ठीक है. अब यहाँ पर जो कंडीशन की बात हो रही है, जैसे आपकी मान लीजिए किसी पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो पर्सन एमबीए करना भी चाहेगा तो भी शायद वो करने से हिचकिचाएगा. रीजन? बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट. So in alternative, that person is going to take the admission in the government college, right? So here the motivation का जो आपका source है, आपका जो condition है, इसकी वजह से आपका जो motivation था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, change हो गया, बदल गया. गोल भी बदल जाएगा उसी बेसिस पर, याद रखिएगा इस चीज को. ठीक है. क्लियर हो गया? आगे. As individual attain the goals, they develop new ones. एक बार जैसे ही गोल एक अटेन कर लोगे, जैसे ही पालोगे, वैसे ही दूसरे गोल की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे. तो जिंदगी भर एक गोल को लेकर तभी बैठे रह सकते हो जब वो गोल अटेन नहीं होगा. जैसे ही अटेन होगा, we will move toward the other goal. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है आपका, if they do not attain their goal, they continue to strive for the old goals और they develop substitute goals. जो मैंने तुम लोग को बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप तभी एक गोल के पीछे भाग सकते हैं
जब वो गोल फुलफिल नहीं होगा। तभी तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन मुखर्जी नगर और जो तुम लोग का करोल बाग राजेंद्र नगर है दिल्ली का, वहां यूपीएससी के लिए लोग 8-8, 9-9 साल देते हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या रीजन है? क्योंकि उनका ओल्ड गोल ही अटेन नहीं हुआ है, तो आगे का वो किसी भी गोल को अचीव करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ध्यान ये चीज रखना है आप लोगों को कि जब तक ओल्ड गोल अचीव नहीं होता है तब तक हम उसको पाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। और अगर ऐसा लगेगा कि ये गोल नहीं हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट गोल की तरफ मूव करेंगे। चलो यूपीएससी नहीं होगा तो बीपीएससी हो जाएगा। समझ में आया? तो उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बीपीएससी से भी पूरा हो जाएगा अगर उनका यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, बिकॉज दैट इज अ सब्स्टिट्यूट गोल, और इसको कहते हैं प्लान बी। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट वन इज some of the reason why need driven human activity never ceases include the following। एक तो चीज ऐसा होता है कि many needs are never fully satisfied। कुछ नीड ऐसे होते हैं जो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और उसके पीछे ह्यूमन हमेशा ही भागता रहता है, खास करके फिजियोलॉजिकल नीड, राइट? नेक्स्ट वन इज एज नीड्स बिकम सेटिस्फाइड न्यू हायर ऑर्डर नीड इमर्ज। एक बार एडमिशन तुम्हारा मान लीजिए एनआईटी में हो गया तो एमटेक के लिए आईआईटी जाएंगे। समझ में आया? एक बार जब नीड फुलफिल हो गया, जब आपने इस लेवल का नीड फुलफिल किया, तो अब जो आपका नीड होगा, एक बार जब फुलफिल करोगे तो कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्ट होगा। तो अब उससे ज्यादा बेहतर नीड की तरफ और ज्यादा डिफिकल्ट नीड की तरफ आप मूव करोगे। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं कि एनआईटी से पढ़ेंगे तो आप सीधे चले जाएंगे झोला छाप कॉलेज, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखिएगा। दिस इज नेवर बी हैपेंड। चलिए नेक्स्ट वन इज people who achieve their goal set new and higher goal for themselves। तो ये तो मैंने खैर बता ही दिया है। एक और भी चीज है कि as new needs become satisfied, new higher order need emerges that cause tension and induce activity। अब समझ में आया? ये लाइन समझ आया? मैं बताती हूँ। एक बार नीड फुलफिल हो गया, एक एनआईटी में एडमिशन डन, ठीक है? अब कहाँ चले जाना है? आईआईटी जाना है। अब कहाँ जाना है? कहाँ ध्यान है? अब यहाँ पर एक लाइन था, मैंने एनआईटी आईआईटी का एग्जांपल लेती कि अब एनआईटी तो मिल गया, एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब एमटेक कहाँ से करेंगे भाई? आईआईटी से करेंगे। तो ये आपके टेंशन को क्या करेगा? फिर बढ़ा देगा, क्योंकि अब आपका जो नीड है वो थोड़ा हायर है। अभी टेंशन मत बढ़ाओ, उस समय बढ़ेगा, ठीक है? अब क्यों होगा टेंशन? क्योंकि अब आईआईटी में एमटेक के लिए एडमिशन लेने के लिए गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो गेट की तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो वापस से फिर टेंशन बढ़ जाएगा और आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंड्यूस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, रीजन, इस पॉइंट को लिख लो। सम ऑफ द रीजन व्हाई नीड ड्राइवन ह्यूमन एक्टिविटी। क्यों ऐसा रीजन है कि हाँ कभी भी आपका ये जो मोटिवेशन का जो ड्राइवन है, ये कभी भी सीज नहीं होता, खत्म नहीं होता है, रुकता नहीं है। तो लिखो reasons why need driven human activity never ceases, why need driven human activity never ceases include the following। अब ये activity never ceases, ceases, cease करना मतलब क्या होता है? जब्त करना, ठीक है? never ceases include the following। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, many needs are never fully satisfied। many needs are never fully satisfied। हंगर नीड तो कभी भी सेटिस्फाई हो सकता है क्या? आज खा के 10 दिन ना खाओ चलेगा? उसके पीछे भागते रहते हैं, ठीक है? many needs are never fully satisfied, they continually impel का मतलब फोर्स करना, they continually impel, continuation से बना है, continually impel actions designed to attain, लिख लिया? attain or maintain satisfaction। हाँ ठीक है, वो करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं पढ़े तो
attain or maintain satisfaction. attain or maintain satisfaction. एक तो कभी कभार कोई नीड ऐसा होता है जो कभी भी फुली सेटिस्फाई नहीं होता, तो लोग हमेशा उस नीड को पाने के लिए भागता रहता, राइट. सेकेंडली के रीजन, एज नीड बिकम सेटिस्फाइड, और जब एक बार नीड कोई सेटिस्फाई हो जाता है, एज नीड्स बिकम सेटिस्फाइड, न्यू एंड हायर ऑर्डर नीड्स emerge. New and higher order needs emerge that cause tension and induce activity. Tension जो तुम लोग देते हो मुझे, and induce activity, INDUCE, induce activity. थर्ड पॉइंट में लिखिए, people who achieve their goals set new and higher goals for themselves, figure basis its appeal, people who achieve their goals set new and higher goal for themselves, figure bases its appeal on the achievement of new and higher goal. In the achievement of newer and higher goals. तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कुछ नीड कभी भी फुलफिल नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो हम हमेशा क्या होते हैं, उस नीड को पाने की कोशिश में लगे होते हैं, राइट. सेकंड कह रहा है कि अगर एक बार नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हायर ऑर्डर नीड को फिर से सेट कर लेते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं और टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है. तीसरा कह रहा है कि कुछ पीपल जो एक बार अपने सेट गोल को अचीव कर लिए, हायर गोल सेट कर लिया या अपना हायर गोल जो था, और ये तब होता है जब आपने जो अचीव किया है वो आपको मोटिवेट करता है हायर गोल को अचीव करने के लिए. एनआईटी में अच्छी जॉब लग गई तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना आगे गोल सेट करने का, लेकिन एनआईटी के अलावा अगर आपको कुछ और बेहतर करना है, पीएसयूज में जाना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो ऐसे केस में आपका जो अर्लियर अचीवमेंट है वो आपको मोटिवेट करेगा न्यूअर अचीवमेंट के लिए. आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नीड आर नेवर फुली सेटिस्फाइड. तो ये मैं आपको एक एग्जांपल, ये जो तीनों पॉइंट दिखाया है ना, आप इसके सारे पॉइंट्स दिए हुए भी है वो भी सुनिए. नीड्स आर नेवर फुली सेटिस्फाइड. तो जो ह्यूमन नीड्स होता है कभी भी परमानेंटली और फुली सेटिस्फाई नहीं हो सकता. एग्जांपल के लिए, एट फेयरली रेगुलर इंटरवल पीपल एक्सपीरियंस हंगर नीड दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो ये तो मैंने तुम लोग को पहले ही बताया कि कुछ टाइम पे भूख लगती है ना. अब मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो एक घंटे और आधा घंटे पे खाते हैं, ठीक है. कौन? इंटरवल का मतलब ये है कि अब भाई जो रिक्वायरमेंट, एक दिन जो खाया फिर दूसरे दिन फिर खाना है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट, राइट. तो ये कभी भी नीड पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है. सोशल नीड का भी वही हाल है सेम. एक दोस्त बनाया स्कूल में, फिर कॉलेज में दोस्त बनाते हो कि बिल्कुल ही नहीं बनाते हो? ऐसा होता है कि दोस्त नहीं बनाते हो? फिर बनाते हैं, फिर नए जगह जाओगे वहां भी दोस्त बनाएंगे. तो सोशल नीड भी है जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है. आपको जितने दोस्त मिलेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा. सही बात है? चलिए नेक्स्ट वन इज कि एक और भी एग्जांपल है, सुन लो. अ पर्सन में पार्शियली और टेम्पररली सेटिस्फाई अ पावर नीड. कई बार ऐसा होता है कि हम पावर नीड की तरफ तो मूव ऑन कर जाते हैं. जैसे हमने बिजनेस शुरू किया और हमने बहुत बड़ा एक स्टार्टअप शुरू कर दिया और वो स्टार्टअप से हम बहुत सक्सेसफुल बन गए, फॉर्चून में भी नाम आ गया, फॉर्चून 500 में भी टॉप लिस्ट में नाम आ गया, फोर्ब्स में भी आ गया. अब यहाँ पर आपका जो पावर नीड है वो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यहाँ पर कई बार सोशल नीड फुलफिल नहीं हो पाता है. सही बात है. सो यहाँ पर वही चीज है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वंस योर वन नीड इज सेटिस्फाइड योर ऑल नीड्स आर सेटिस्फाइड. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट है न्यू नीड्स इमर्जेस एज ओल्ड नीड्स आर सेटिस्फाइड.
तो कोई मोटिवेशन या मोटिवेशनल थ्योरिस्ट जो है वो कहते हैं, जैसे आपके पीटर ड्रकर है मोटिवेशन थ्योरिस्ट, आपके ये है वॉकर है, आपके फिर क्या बोलते हैं शम्फिटर है, बहुत सारे मोटिवेशन के बारे में उन्होंने बताया है। आपकी मैक्लीलैंड थ्योरी है, मैस्लो डायरेक्ट की थ्योरी है। तो यहाँ पर जो आपके क्या बोला जाता है कि एक बार लोअर नीड फुलफिल हो जाता है तो हायर नीड की तरफ हम क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। एग्जाम्पल में एक पर्सन है जिसने अपने आसपास के पॉलिटिकल क्लब्स को ज्वाइन कर लिया है। अब वंस ऐसे समझो कि उसने एक बार अपने आसपास किसी क्लब को ज्वाइन कर लिया, आपके नॉर्मल क्लब से, आपके सोसाइटी के, देन एक बार वो क्लब ज्वाइन करने के बाद अब आप चाहते हो कि आप पॉलिटिकल क्लब को ज्वाइन कर लो। तो एक नीड क्लब वाला फुलफिल हुआ, लेकिन अब जो दूसरा नीड है दैट इज अ वेरी हायर ऑर्डर नीड। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसमें प्रॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन इज, अब ऐसा भी है ना कि अब एक बार किसी पर्सन ने स्विफ्ट खरीद लिया कार, तो अब वो चाहेगा कि अब नेक्स्ट जो खरीदे वो क्या खरीदे, एक्सयूवी खरीद। अच्छा एक्सयूवी ही बोल रहे थे तुम भी, एक्सयूवी खरीद ले, सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज सक्सेस एंड फेल्यूर इन्फ्लुएंस गोल। ठीक है, सक्सेस एंड फेल्यूर इन्फ्लुएंस गोल्स, क्या हो गया, सक्सेस एंड फेल्यूर इन्फ्लुएंस गोल। ध्यान सुनिए, अ नंबर ऑफ रिसर्चर, बहुत सारे रिसर्चर ने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो गोल होता है इंडिविजुअल का वो खुद के द्वारा सेट किया जाता है। कौन सेट करता है, खुद सेट करता है पर्सन, और ये कई बार आपकी खुद की कैपेबिलिटी के बेसिस पर होता है कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, एंड एवरीवन इज कैपेबल, बट यहाँ रीजन होता है कि आप अपने आप को कितना कैपेबल मानते हो। ठीक है, so in general they have concluded that individual who successfully achieve their goal usually set new and higher goals, that is they raise their level of aspiration। और जो ज्यादातर जो इंडिविजुअल होते हैं वो वही पर्सन सक्सेसफुली गोल को अचीव करते हैं जो हायर गोल रखते हैं, जो बड़ा सोचते हैं वही बड़ा बनते हैं। ये सुना है ना लाइन, तो यहाँ पर वही चीज है। This may due to the fact that their success in reaching lower goals make them more confident of their ability to reach the higher goals। और ये तभी होता है, उस पर्सन में ये क्वालिटी तभी आती है, आशीष, पर्सन में ये क्वालिटी तभी आती है जब उसने मल्टीपल छोटे गोल्स पे अचीव कर लिया होता है, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स को आपने सेट किया और वो गोल्स को एक एक कर करके अचीव करते चले गए, और फाइनली आपने जब बड़ा गोल सेट किया तो उसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप वो गोल को अचीव कर ही लेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे जो मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालते हैं वो बहुत छोटे छोटे एग्जाम भी क्लियर करते हैं। सही बात है, यूपीएससी से पहले 10 एग्जाम पहले क्लियर करके बैठे होते हैं। ये क्यों होता है और ये कैसे आता है? क्योंकि जब आप एक एक गोल्स को फुलफिल करते जाते हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और क्वालिटी बढ़ता जाता है कि आप नेक्स्ट गोल को अचीव करते चलो, राइट। दिस मीन ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर सक्सेस इन, ये तो हो गया ना। Conversely, those who do not reach their goal sometimes lower their level of aspiration। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो गोल को अपना फुलफिल नहीं कर पाते तो उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, डीमोटिवेशन की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसे केस में गोल को अचीव करने की जगह पे वो गोल को अचीव नहीं कर पाते और फेल हो जाते। आ रही बात समझ में? देखो मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, क्लियर हो रहा है ना। आगे एग्जाम्पल में एक कॉलेज सीनियर है who is not accepted into medical school may try instead to enter dental school, feeling that he may satisfied to be a pharmacist। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीनियर, एक बच्चा है जिसने मेडिकल की तैयारी की, ठीक है, गोल अचीव नहीं हुआ क्योंकि डर होगा या फिर उसने सेट्स लगाए होंगे, पेपर सेट्स लगाया होगा, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते होंगे तो वो डीमोटिवेट होने लगा। ठीक है, अब डीमोटिवेट होते होते उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब जब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो अपने आप को बहुत ही लोअर गोल भी उसने सेट करना शुरू कर दिया कि चलो कम से कम डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, चलो डेंटल में नहीं हो जाए तो कम से कम फार्मेसी के कोर्स में एडमिशन हो जाए कि फार्मासिस्ट ही बन जाऊंगा। समझ में आया? तो जब आप छोटे छोटे गोल को अचीव करते हो तो हायर गोल को भी सेट करते हो, हायर गोल अचीव करते भी हो, ठीक है। लेकिन जब आप छोटे से गोल को भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल गोल को भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप उससे भी लोअर गोल को अचीव करने की कोशिश में लग जाते हो क्योंकि आप डीमोटिवेटेड हो। समझ में आया? अब
ये जो गोल अचीव करना है, इसमें आपका बिहेवियर का भी बहुत बड़ा रोल है। परसिस्टेंस, एक कांस्टेंट एफर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। गोल सेट करने के बाद उस पे लगे रहना, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव द फाइनल गोल। तो आपका एक्सपेक्टेशन, आपका परसिस्टेंस, आपका एफर्ट इज ऑल्सो द रीजन फॉर सक्सेस और फेलियर इन रीचिंग द सर्टेन गोल। समझ में आया? जो एक्सपेक्टेशन आपका सही रहा है या जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रहा है, उस बेसिस पर तो कई लोग गोल अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखिएगा, सक्सेस एंड फेलियर इन्फ्लुएंसेस द गोल्स। आपके गोल को सक्सेस और फेलियर आपको इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे? कभी आप हायर गोल सेट करोगे, कभी आप लोअर गोल सेट करोगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गोल। और सब्स्टिट्यूट गोल फ्रस्ट्रेशन क्या है, ये जो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जो है इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। बहुत सारा है, ठीक है, एक 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? फिर कंज्यूमर पर्सनालिटी की तरफ मूव करेंगे। एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? ओके।